इस घर की नींव में ममता नहीं, मेरा पसीना है। और यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उसे या मेरे बच्चे को एक खरोच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा कि अब कौन है। ममता के इस नकाब के पीछे एक ऐसा चेहरा है समीर, जिसे आप कभी नहीं पहचान पाएंगे। खून के रिश्तों को कानून की जंजीरें नहीं बांध सकती। बेटा अंत में लौटकर मां के पास ही आता है। रिश्ते तब मरते हैं मां, जब भरोसा मर जाता है। आज न्याय होगा और सवेरा भी। शहर की भागदौड़ और ऊंची इमारतों के बीच मल्होत्रा मैंशन अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। सफेद संगमरमर से बना ये महलनुमा घर समीर मल्होत्रा की पिछले 15 वर्षों की अटूट मेहनत, रातों की नींद और खून पसीने की कमाई का जीता जागता प्रतीक था। समीर ने अपना सफर शून्य से शुरू किया था। एक छोटे से कमरे से निकलकर आज वो कंप्यूटर रिटेल जगत का बेताज बादशाह बन चुका था। उसके पास आज वो सब कुछ था जिसका सपना एक आम इंसान देखता है। अथाह दौलत, शोहरत और एक ऐसा नाम जिसे बिजनेस की दुनिया में लोग बेहद सम्मान के साथ लेते थे। लेकिन इस चकाचौंध वाली दुनिया के पीछे, उस विशाल घर की ऊंची चाहर दीवारी के भीतर एक ऐसा दमघोटू अंधेरा पनप रहा था जिसकी आहट समीर को कभी महसूस नहीं हुई। समीर का स्वभाव स्वभावतः बेहद शांत और सरल था। वो अपनी मां गायत्री मल्होत्रा को दुनिया की सबसे महान और पूजनीय महिला मानता था। उसकी नज़र में गायत्री वो तपस्विनी मां थी जिसने उसके पिता के असामयिक निधन के बाद अकेले समाज की कड़वाहट झेली और संघर्ष करके समीर को इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। गायत्री अक्सर बातों बातों में समीर को उसके बचपन के दिन याद दिलाती रहती थी। वो बड़े भावुक अंदाज में कहती, समीर बेटा, तुझे क्या पता कि मैंने तुझे इस लायक बनाने के लिए क्या क्या नहीं सहा। जब तू छोटा था, मैंने अपनी पसंद की एक साड़ी तक नहीं खरीदी ताकि तेरी स्कूल की फीस जमा हो सके। मैंने अपनी पूरी जवानी और अपनी सारी खुशियां इस घर की नींव को मजबूत करने में लगा दी। समीर अपनी मां की इन बातों को सुनकर अक्सर ग्लानि और भावुकता से भर जाता था। उसके लिए गायत्री की खुशी और उसकी आज्ञा ही उसके जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य बन गई थी। उसे लगता था कि वो 7 जन्मों तक भी अपनी मां का ये कर्ज नहीं उतार पाएगा। 2 साल पहले जब समीर ने सानवी से विवाह किया तो उसे लगा कि उसकी अधूरी दुनिया अब पूरी हो गई है। सानवी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो लिंकन एलिमेंट्री नाम के स्कूल में दूसरी कक्षा के नन्हे बच्चों को पढ़ाती थी। सानवी की सादगी, उसकी सौम्य आवाज और बच्चों के प्रति उसके गहरे लगाव ने पहली ही मुलाकात में समीर का दिल जीत लिया था। सानवी के आने से उस बड़े और शांत घर में रौनक आ गई थी। उसकी हंसी घर के सूने कोनों में चहकती थी। वो समीर के दफ्तर से थके हारे लौटने पर उसके लिए सुकून का जरिया बनती थी। लेकिन गायत्री मल्होत्रा के मन में सानवी के लिए कभी कोई जगह नहीं बनी। उनकी ऊंची नाक और सामंती सोच के लिए सानवी कभी उनके मल्होत्रा खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं थी। गायत्री की नज़रों में सानवी बस एक गरीब घर की मामूली मास्टरनी थी जिसने अपनी बनावटी मासूमियत के जाल में उनके अमीर बेटे को फंसा लिया था। विवाह के शुरुआती कुछ महीने तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन जैसे ही सानवी के गर्भवती होने की खबर आई, घर की फिजा में कड़वाहट और भी बढ़ गई। सानवी अब 8 महीने की गर्भवती थी। उसका शरीर अब भारी हो गया था और चेहरे पर हर समय थकान की एक गहरी परत जमी रहती थी। लेकिन इस शारीरिक थकान से कहीं अधिक जानलेवा वो मानसिक वेदना थी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। वो सानवी जो कभी स्कूल की किस्से कहानियां सुनाते हुए थकती नहीं थी, अब वो घंटों दीवार को एकटक निहारती रहती। समीर जब भी घर होता और उससे पूछता, सानवी तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? क्या तबीयत ज्यादा खराब है? क्या डॉक्टर के पास चलें? तो सानवी बस एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान के साथ कह देती, नहीं समीर, बस नींद ठीक से नहीं आती और गर्भावस्था में शायद थकान ज्यादा हो जाती है। बच्चा अब भारी महसूस होने लगा है, बस और कुछ नहीं। समीर एक सीधा साधा इंसान था। उसने मान लिया कि शायद मां बनना वाकई एक कठिन प्रक्रिया है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सानवी का ये मौन किसी भयानक तूफान के आने का संकेत था।
उस मंगलवार की दोपहर समीर अपने बिजनेस ट्रिप से तय समय से 2 दिन पहले ही वापस आ गया था। वो अपनी पत्नी और अपने आने वाले बच्चे के साथ कुछ फुर्सत के और सुकून भरे पल बिताना चाहता था। उसके मन में एक ही योजना थी, सानवी को बिना बताए घर पहुंचकर एक सुखद सरप्राइज देना। उसे वो पल याद आ रहा था जब सानवी उसे अचानक देखकर खिलखिला उठती थी। रास्ते में उसने शहर की सबसे महंगी फूलों की दुकान से पीले गुलाबों का एक विशाल और महकता हुआ गुलदस्ता खरीदा, क्योंकि पीला रंग सानवी की रूह के करीब था। साथ ही उसने ओक स्ट्रीट की मशहूर बेकरी से सानवी का सबसे पसंदीदा डार्क चॉकलेट केक भी पैक करवाया। जैसे ही समीर की काली लग्जरी गाड़ी मैंशन के लोहे के भारी गेट से अंदर घुसी, उसे सब कुछ सामान्य लगा। उसने अपनी चाबी से मुख्य दरवाजा बहुत धीरे से खोला ताकि आवाज न हो। उसने कल्पना की थी कि सानवी शायद लिविंग रूम में सोफे पर लेटी कोई किताब पढ़ रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसने उसके खून की रफ्तार रोक दी। ये उसकी माँ गायत्री की आवाज थी, लेकिन इस आवाज में वो ममता नहीं थी जिसे समीर पहचानता था। ये आवाज नफरत, अहंकार और क्रूरता से भरी हुई थी। तुझे क्या लगा था इस घर की मालकिन बन जाएगी? तू बस एक जरिया है मेरे बेटे का वारिस पैदा करने का। और सच कहूं तो मुझे तो इस बात पर भी पूरा शक है कि ये खून वाकई मेरे बेटे का है भी या नहीं। गायत्री के ये शब्द किसी जहरीले खंजर की तरह हवा में तैर रहे थे। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। वो दबे पांव लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घर के भव्य लिविंग रूम के बीचों बीच सानवी जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका 8 महीने का भारी पेट उसकी बेबसी को और भी ज्यादा भयावह बना रहा था। वो बुरी तरह सिसक रही थी। उसकी हिचकियां पूरे हॉल में गूंज रही थीं। गायत्री मल्होत्रा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उनके एक हाथ में पानी का आधा खाली गिलास था और दूसरे हाथ से वे सानवी को धमका रही थी। समीर के देखते ही देखते गायत्री ने गिलास का बचा हुआ पानी पूरे जोर से सानवी के चेहरे पर दे मारा। सानवी डर के मारे बुरी तरह पीछे की ओर झुकी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था, जैसे वो इस नफरत भरी दुनिया से अपने मासूम बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। गिड़गिड़ा मत, मेरे सामने ये नौटंकी मत कर, गायत्री चिल्लाई और सानवी की ठोड़ी पकड़कर उसे ऊपर की तरफ झटके से खींचा। तो एक मामूली स्कूल टीचर थी, अपनी औकात भूल रही। समीर के पैसे और ये बंगला देखकर तूने उसे अपने जाल में फंसा लिया। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। समीर जब तक वापस आएगा, मैं उसे यकीन दिला दूंगी कि तू पागल हो चुकी है और ये बच्चा इस घर के लिए अपशकुन है। सानवी की आंखों में खौफ और बेबसी का ऐसा समंदर था जिसे देख पत्थर भी पिघल जाए। वो बस कांपते होठों से इतना ही कह पाई, माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। समीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी आपकी बातों में नहीं आएंगे। प्यार? गायत्री ठहाका मारकर नफरत से हंसी। वो प्यार नहीं, दया है, और दया की उम्र बहुत छोटी होती है। एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर देख तुझे इस घर से दूध में से मक्खी की तरह कैसे बाहर फेंकती हूँ। समीर अब एक पल भी और इंतजार नहीं कर सका। उसके हाथों से चॉकलेट केक का डिब्बा और पीले गुलाबों का गुलदस्ता जमीन पर गिर पड़ा। फूलों की पंखुड़ियां उस सफेद संगमरमर के फर्श पर बिखर गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सानवी के अरमान और समीर का विश्वास बिखर गया था। फूलों के गिरने की आहट सुनकर गायत्री और सानवी दोनों की नजरें झटके से दरवाजे की तरफ गईं। समीर को वहां साक्षात खड़ा देखकर गायत्री के चेहरे का रंग एक पल में उड़कर सफेद पड़ गया। उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर कालीन पर गिरा और एक गहरा धब्बा बन गया। सानवी ने जब अपने पति को सामने देखा तो उसके चेहरे पर राहत नहीं, बल्कि एक रूह कंपा देने वाला डर छा गया था। वो डर इस बात का था कि जिस सच को उसने पिछले 6 महीने से अपने सीने में दफन कर रखा था, वो आज इतने वीभत्स रूप में समीर के सामने आ गया था। समीर की आंखों में उस समय जो गुस्सा और घृणा थी, वो गायत्री ने पिछले 30 सालों में कभी नहीं देखी थी। वो समीर जो अपनी माँ के सामने कभी आवाज ऊंची नहीं करता था, आज उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे अपनी माँ की ममता का नकाब उतरते हुए साफ दिख रहा था। सानवी का भीगा हुआ चेहरा, उसकी कलाइयों पर पड़े लाल निशान और उसकी माँ के वो जहरीले शब्द, इन सब ने समीर के 15 सालों के अटूट विश्वास को एक ही पल में राख बना दिया था। समीर भारी और कांपते कदमों से लिविंग रूम के अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी माँ गायत्री पीछे की ओर हटने लगी। सानवी अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसकी सिसकियां अब और भी तेज और गहरी हो गई थीं। समीर ने अपनी माँ की ओर देखा, फिर अपनी बेबस पत्नी की ओर, और उसे पहली बार ये भयानक सच समझ आया कि जिस घर को वो खुशियों का स्वर्ग समझता था, वो वास्तव में उसकी गर्भवती पत्नी के लिए एक यातना गृह बन चुका था।
उस दोपहर मल्होत्रा मैंशन की दीवारों ने वो चीख सुनी जो समीर के अंतर्मन से निकली थी। वो चीख एक बेटे के भरोसे के कत्ल की थी और एक पति की अपनी पत्नी और बच्चे के लिए न्याय की लड़ाई का पहला शंखनाद था। समीर समझ चुका था कि अब उसे चुनना होगा, और इस बार वो चुनाव उसकी वो माँ नहीं बल्कि वो सानवी होगी जिसे उसने अनजाने में इस नर्क में मरने के लिए छोड़ दिया था। लिविंग रूम में पसरा सन्नाटा इतना गहरा और भारी था कि समीर को अपनी ही धड़कनों की आवाज किसी हथौड़े की चोट की तरह सुनाई दे रही थी। हवा में अभी भी उस चॉकलेट केक की मीठी खुशबू तैर रही थी जो अब जमीन पर अपनी किस्मत पर रो रहा था। सफेद संगमरमर के फर्श पर बिखरी हुई पीले गुलाब की पंखुड़ियां समीर के उस अटूट विश्वास की गवाही दे रही थी जिसे अभी कुछ ही पलों पहले उसकी अपनी मां ने अपने पैरों तले कुचल दिया था। समीर मल्होत्रा, जो खुद को एक सफल बिजनेसमैन और एक आदर्श बेटा मानता था, आज अपनी ही सफलता के आंगन में पराजित महसूस कर रहा था। उसकी मां गायत्री मल्होत्रा अभी भी लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी। उनके चेहरे पर छाई वो बनावटी ममता और सौम्यता का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका था। पकड़े जाने की घबराहट उनकी आंखों में साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपनी महंगी बनारसी साड़ी का पल्लू ठीक किया और अपने चेहरे पर फिर से एक नकली कठोरता ओढ़ ली। समीर बेटा, तू तो परसों आने वाला था ना, तूने बताया क्यों नहीं? गायत्री की आवाज में वो अधिकार और रौब गायब था जो अभी चंद लम्हे पहले सानवी का दम घोट रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने लहजे को बदलने की कोशिश करते हुए बोली, देख बेटा, तू जो देख रहा है वो पूरा सच नहीं है। ये लड़की, ये सानवी, इसने मेरी बात काटने की जुर्रत की थी। मैं तो बस इसे हमारे खानदान की मर्यादा और संस्कार सिखा रही थी। बहू को जमीन पर बैठना और बड़ों का आदर करना आना चाहिए। समीर ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अपनी माँ के चेहरे से हटकर जमीन पर सिमटी हुई सानवी पर टिकी थीं। सानवी, जो अब भी घुटनों के बल बैठी थी, किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह कांप रही थी। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिलकर ठुड्डी से टपक रही थीं। समीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बिना एक शब्द बोले उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। जब उसने सानवी का हाथ थामना चाहा तो सानवी अनजाने में पीछे की ओर सिमट गई। उसकी आंखों में समीर के लिए वो पुराना भरोसा नहीं था, बल्कि एक गहरा खौफ था। खौफ इस बात का कि कहीं समीर भी अपनी माँ की बातों पर यकीन करके उसे ही गुनहगार न ठहरा दे। सानवी, मेरी तरफ देखो। समीर की आवाज़ फटी हुई थी। उसने बहुत कोमलता से सानवी के गालों से पानी और आंसुओं को पोंछा। जैसे ही उसने सानवी को सहारा देकर ऊपर उठाना चाहा, सानवी की बाहों से उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। समीर की नज़रें सानवी की गोरी कलाइयों पर टिक गईं, जहां उंगलियों के गहरे नीले और लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये निशान किसी संस्कार या सीख के नहीं थे, बल्कि गायत्री मल्होत्रा की उस क्रूर पकड़ के थे जिसे वे ममता कहती थी। समीर का हाथ जैसे ही उन निशानों को छूने के लिए बढ़ा, सानवी दर्द और डर के मारे कराह उठी। समीर के भीतर जैसे बरसों का बना बनाया संसार ढह गया। उसने मुड़कर अपनी माँ की ओर देखा, जिसे वो अब तक पूछता आया था। माँ, ये निशान किस बात के संस्कार दे रहे हैं? क्या हमारे मल्होत्रा खानदान में एक गर्भवती बहू को इस तरह शारीरिक और मानसिक यंत्रणा देना ही आपकी महानता है? गायत्री ने जब देखा कि भावना का कार्ड काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने अपनी पुरानी और सबसे असरदार चाल चली, अभागी माँ का नाटक। वे अचानक जोर जोर से रोने लगी और अपने सीने पर हाथ मारकर चिल्लाने लगी, समीर, तू आज इस पराई लड़की के लिए अपनी जन्म देने वाली माँ पर उंगली उठा रहा है। तू भूल गया वो दिन जब तेरे पिता के जाने के बाद मैंने तुझे पालने के लिए अपनी जवानी के अरमानों का गला घोंटा था। मैंने तुझे इस काबिल बनाने के लिए अपनी हड्डियां गला दी, और आज तू इस मामूली सी स्कूल मास्टरनी के बहकावे में आकर मुझे अपराधी मान रहा है। इसने मुझे धक्का दिया समीर। इसने कहा कि अब यह बंगला इसकी जागीर है और मैं यहाँ एक नौकरानी की तरह रहूंगी। झूठ, सरासर सफेद झूठ है ये छोटे साहब। लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर खड़ी रुक्मणी की आवाज किसी गर्जना की तरह गूंजी। रुक्मणी पिछले 15 सालों से इस घर की रसोई संभाल रही थी और उसने मल्होत्रा परिवार के हर उतार चढ़ाव को देखा था। उसका चेहरा आज गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने आज तक गायत्री देवी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज सानवी की बेबसी और गायत्री की क्रूरता ने उसे चुप रहने की मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मालकिन, आज नहीं, आज अगर मैं चुप रही तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा।
साहब, आप जब भी बिजनेस के काम से बाहर जाते हैं, ये मैंशन सानवी बीवी के लिए नरक से भी बदतर हो जाता है। मालकिन उन्हें सुबह 5 बजे बिस्तर से उठा देती हैं। इस हालत में जब बीवी जी से ठीक से चला भी नहीं जाता, मालकिन उनसे जमीन पर बैठकर पूरे हॉल में पोछा लगवाती हैं। उन्हें ताज़ा खाना तक नहीं दिया जाता, बासी रोटियों पर गुजारा करने को मजबूर किया जाता है और ताने तो ऐसे दिए जाते हैं कि किसी का कलेजा फट जाए। ये रोज़ बीवी जी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं कि उनका होने वाला बच्चा आपका नहीं है। आज तो इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। इन्होंने बीवी जी के चेहरे पर पानी फेंका और उनके पेट पर प्रहार करने की कोशिश की। पेट पर प्रहार? समीर फुसफुसाया। उसका चेहरा अब लाल पड़ चुका था और माथे की नसें बुरी तरह तन गई थीं। उसने सानवी की ओर देखा, जिसने अपना सिर शर्म और दुख के मारे झुका लिया था। सानवी, क्या ये सच है? क्या तुमने 6 महीने से ये सब जहर पिया और मुझे एक बार भी नहीं बताया? समीर ने सानवी के कंधे पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा। सानवी ने सिसकते हुए समीर की आंखों में देखा। मैं आपका घर नहीं तोड़ना चाहती थी समीर। माँ जी हमेशा कहती थी कि अगर मैंने आपसे एक भी शब्द कहा तो वो समाज में मेरे बूढ़े माता पिता को बदनाम कर देंगी और उन्हें झूठे केस में फंसा देंगी। और आप अपनी माँ को भगवान की तरह पूछते हैं। मैं आपको ये दुख कैसे देती कि आपकी देवी माँ ही मेरी और आपके बच्चे की जान लेना चाहती हैं। समीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका व्यक्तित्व अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो आज्ञाकारी बेटा अब एक रक्षक पति और पिता में बदल चुका था। उसने गायत्री की ओर देखा, जो अभी भी रुक्मणी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। माँ, आज मेरा आपसे एक बहुत जरूरी सवाल है। समीर की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक बर्फीली ठंडक थी जिसने गायत्री को भीतर तक कंपा दिया। आप अक्सर कहती हैं कि आपने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। रुक्मणी काकी, आप इस घर में तब से हैं जब मेरे पिता जीवित थे। क्या मेरी माँ ने वाकई वो सब संघर्ष झेला जो ये आज तक मुझे सुनाती आई हैं? रुक्मणी ने एक लंबी और भारी सांस ली, जैसे वो बरसों का बोझ अपने सीने से उतारने वाली हो। साहब, अब सच सामने आ ही जाना चाहिए। आपके पिताजी आपके लिए करोड़ों का बीमा, ये बंगला और ढेर सारी जायदाद छोड़ गए थे। मालकिन ने अपनी जिंदगी में कभी कोई अभाव नहीं देखा। त्याग की बात तो बहुत दूर है साहब। इन्होंने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी से बचने के लिए आपको बहुत छोटी उम्र में ही बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, ताकि ये अपनी किटी पार्टियों, जुए की महफिलों और महंगी खरीदारी में व्यस्त रहें। इन्होंने आपको हमेशा एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा, ताकि आप बड़े होकर इनके ऐशो आराम का जरिया बने। इन्होंने आपको हमेशा अपराधी बोध के नीचे दबाकर रखा, ताकि आप इनके गुलाम बने रहें। ये सुनकर समीर को लगा जैसे उसके पैरों के तले की जमीन ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान ही ढह गई हो। उसकी पूरी जिंदगी एक सुनियोजित झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। वो जिस माँ की पूजा करता था, वो वास्तव में एक बेहतरीन अदाकारा और सौदागर थी। माँ, क्या ये सच है? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। गायत्री मल्होत्रा ने अब अपना नकाब पूरी तरह से उतार दिया। उन्होंने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू झाड़ा और कठोरता से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा इंसान बनाया है। मेरा हक है तेरी हर चीज पर, तेरी हर सांस पर। और रही बात इस सानवी की, तो ये हमारे बीच की दीवार बन रही थी। मुझे लगा था कि ये गरीब घर की लड़की आएगी और मेरे तलवे चाटेगी, लेकिन तू तो इसकी गुलामी करने लगा। मुझे ये बच्चा और ये औरत दोनों इस घर में नहीं चाहिए। अगर तू मेरा बेटा है तो अभी इसी वक्त इसे इसके मायके छोड़ कर आ। गायत्री की ये बात सुनकर समीर के भीतर बचा हुआ अंतिम सम्मान भी राख हो गया। उसने देखा कि सानवी दर्द से कराह रही थी। इस गहरे सदमे और तनाव की वजह से उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। सानवी ने अपना पेट पकड़ लिया और सोफे के किनारे झुक गई। सानवी, समीर घबराकर चिल्लाया। उसने रुक्मणी से कहा, काकी जल्दी अस्पताल फोन कीजिए और ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने को कहिए। समीर सानवी की ओर लपका, लेकिन गायत्री ने एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया। कहीं नहीं जाएगा तू, इसे यहीं तड़पने दे। जब तक ये अपने माता पिता को बुलाकर यहाँ से लिखित माफी नहीं मांगती, इसे कोई मदद नहीं मिलेगी। समीर ने अपनी माँ की ओर देखा। वो औरत उसे अब अपनी माँ नहीं बल्कि एक हिंसक अजनबी लग रही थी। हटिए मेरे रास्ते से मिसेस गायत्री मल्होत्रा, समीर ने दहाड़ते हुए कहा। आज आपने अपनी ममता का गला अपने ही हाथों घोट दिया है। आज से आपका और मेरा रिश्ता यहीं और इसी वक्त खत्म होता है। आपने सिर्फ मेरी पत्नी को नहीं, मेरे अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की है और भारतीय कानून में इसे हत्या का प्रयास माना जाता है। समीर ने सानवी को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। सानवी का चेहरा दर्द के मारे सफेद पड़ गया था और वो समीर के शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। समीर ने गायत्री की ओर मुड़कर आखिरी बार कहा,
पुलिस को रुक्मणी काकी फोन कर रही हैं। वे सारी करतूतों की गवाही देंगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे तो मेरे अस्पताल से लौटने से पहले अपना सारा सामान समेटकर इस घर से निकल जाइए। आज के बाद अगर आप सानवी या मेरे बच्चे की छाया के पास भी दिखीं तो मैं सब भूल जाऊंगा। गायत्री सन्न रह गईं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका कठपुतली बेटा इस तरह से उनके खिलाफ बगावत कर देगा। समीर सानवी को लेकर गाड़ी की ओर भागा। रुक्मणी भी सानवी का बैग लेकर पीछे पीछे दौड़ी। गाड़ी जैसे ही मल्होत्रा मैंशन के लोहे के गेट से बाहर निकली, समीर ने सानवी का हाथ कसकर थाम लिया। सानवी दर्द के मारे आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून था। उसे पता था कि अब वो अकेली नहीं है। अस्पताल पहुंचते ही सानवी को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। समीर वहीं गलियारे में खड़ा था। उसके हाथों पर सानवी के आंसुओं के निशान थे और कानों में उसकी मां के जहरीले शब्द गूंज रहे थे। उसने तुरंत अपने वकील को मैसेज किया, गायत्री मल्होत्रा के खिलाफ तुरंत रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और घरेलू हिंसा का केस तैयार करो। वो अब इस परिवार और इस घर का हिस्सा नहीं है। बाहर सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी, लेकिन मल्होत्रा मैंशन के उस काले और अंधेरे अध्याय का अंत अब विधिवत शुरू हो चुका था। समीर को पता था कि आने वाली रात लंबी और कठिन होगी, लेकिन अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वो एक बेटा नहीं, बल्कि अपनी दुनिया का रक्षक बन चुका था। मल्होत्रा मैंशन की वो भव्यता, जिसके पीछे समीर ने अपनी जिंदगी के 15 कीमती साल लगा दिए थे, आज उसे एक आलीशान कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। अस्पताल की गलियों में फैली फिनाइल की तीखी गंध और दीवारों की वो सफेदी समीर के सीने में अजीब सी चुभन पैदा कर रही थी। सानवी को जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाया गया तो समीर वहीं दरवाजे पर बुत बनकर खड़ा रह गया। उसकी सफेद लिनन कुर्ते पर सानवी के आंसुओं के गीले धब्बे और उसके हाथों में अभी भी वो हल्की सी थरथराहट थी जो सानवी को स्ट्रेचर पर लेटाते समय उसने महसूस की थी। कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह समीर मल्होत्रा आज अपनी सबसे बड़ी विफलता के सामने घुटनों के बल खड़ा था। वो अपनी पत्नी को उसके ही घर में सुरक्षा नहीं दे पाया था। करीब 1.25 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब इमरजेंसी वार्ड का भारी दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए तो समीर बिजली की गति से उनकी ओर लपका। उसके चेहरे पर फैली चिंता और आंखों की लाली साफ बता रही थी कि उसने पिछले कई घंटों से पलक तक नहीं झपकाई थी। डॉक्टर, सानवी वो ठीक तो है ना? मेरा बच्चा? समीर के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। डॉक्टर ने अपनी ऐनक उतारी और एक गहरी सांस लेकर समीर की ओर देखा। समीर जी, स्थिति काफी नाजुक है। सानवी के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो तो भर जाएंगे, लेकिन असली समस्या उनकी मानसिक स्वास्थ्य की है। वे बहुत गहरे सदमे में हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव की वजह से उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। 8 महीने की प्रेगनेंसी में इतना हाई बीपी माँ और अजन्मे बच्चे दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमने उन्हें फिलहाल ऑब्जर्वेशन पर रखा है और दवाइयाँ दी हैं ताकि बीपी कम हो सके, लेकिन अगर अगले 24 घंटों में स्थिति नहीं सुधरी तो हमें उनकी जान बचाने के लिए प्रीमेच्योर डिलीवरी का फैसला लेना पड़ सकता है। डॉक्टर की एक एक बात समीर के कान के पर्दे फाड़ रही थी। उसे खुद पर घिन आ रही थी। उसने अपनी माँ की त्याग की कहानियों को इतना सच मान लिया था कि उसने सानवी की आंखों में रोज मरती हुई उन चीखों को कभी नहीं सुना था। समीर वहीं गलियारे में रखी ठंडी लोहे की बेंच पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे याद आ रहा था कि कैसे सानवी अक्सर शाम को उसे अपनी पुरानी स्कूल की कहानियां सुनाती थी और कैसे पिछले कुछ महीनों से वो बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई थी। समीर वहीं बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। एक ऐसा मर्द जिसने बिजनेस की दुनिया में बड़े बड़े दिग्गजों को झुकाया था, आज अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था। तभी समीर का फोन उसके कुर्ते की जेब में थरथराने लगा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। समीर ने नफरत भरी नजरों से फोन को देखा और उसे साइलेंट कर दिया। लेकिन गायत्री मल्होत्रा हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक के बाद एक कई संदेश भेजे। एक मैसेज में लिखा था, समीर, तू अपनी माँ को ठुकराकर पछताएगा। अगर तूने पुलिस में शिकायत की या मुझे इस घर से बेदखल करने की कोशिश की तो मैं समाज में और मीडिया में ये ढिंढोरा पीट दूंगी कि तूने और सानवी ने मिलकर मुझे जहर देने की कोशिश की है। खानदान की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी, सोच ले। समीर के भीतर अब डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक ठंडे और सोचे समझे प्रतिशोध ने ले ली थी। उसने तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद वकील पैट्रिशिया एंडरसन को फोन लगाया। पैट्रिशिया न केवल शहर की सबसे तेज फैमिली लॉयर थी, बल्कि वो समीर के संघर्ष के दिनों की दोस्त भी थी।
समीर ने संक्षेप में पिछले 6 महीनों का पूरा नर्क बयान कर दिया। पट्रिशिया, मुझे गायत्री मल्होत्रा के खिलाफ हर वो कानूनी धारा चाहिए जो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। डोमेस्टिक वायलेंस, मानसिक प्रताड़ना और सबसे बड़ा, मेरे अजन्मे बच्चे की हत्या का प्रयास। मुझे आज ही रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए ताकि वो अस्पताल और सानवी के 500 मीटर के दायरे में भी ना आ सकें। समीर की आवाज में इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। समीर, शांत हो जाओ। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस गवाह है? कोर्ट सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता। पट्रिशिया ने पेशेवर लहजे में पूछा। मेरे पास सानवी की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट है। उसकी कलाइयों पर गायत्री के नाखूनों के निशान हैं और सबसे बड़ा सबूत हमारी पुरानी सेविका रुक्मिणी की गवाही है। रुक्मिणी ने अपनी आंखों से वो सब देखा है जो गायत्री ने किया है। समीर ने दृढ़ता से जवाब दिया। अगली सुबह तक समीर ने अस्पताल के उस वीआईपी कमरे के बाहर के छोटे से केबिन को ही अपना ऑफिस बना लिया था। उसने सानवी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सानवी को नींद की दवाइयां दी गई थीं। वो सोते हुए भी कांप रही थी और रह रहकर अपने पेट को पकड़ रही थी, जैसे नींद में भी वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो। समीर ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी कलाइयों के निशानों को चूम कर रोने लगा। इधर गायत्री मल्होत्रा ने उत्तर भारतीय समाज में अपने ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। समीर के फोन पर उन दूर के रिश्तेदारों की कॉल आने लगी जिन्होंने सालों से उसका हाल तक नहीं पूछा था। उसके एक दूर के ताऊजी का फोन आया। समीर बेटा, ये तो क्या अनर्थ कर रहा है? अपनी सगी माँ को पुलिस की धमकी। अरे माँ ने गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो क्या हुआ? घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए। ये कोर्ट कचहरी और पुलिस, ये हमारे जैसे बड़े खानदानों को शोभा नहीं देती। समीर ने बहुत ही शांति और कड़वाहट के साथ जवाब दिया। ताऊजी, इज्जत और संस्कार तब कहाँ थे जब वो ममता की मूरत एक 8 महीने की गर्भवती महिला के पेट पर प्रहार कर रही थी? क्या आपकी बेटी के साथ उसका पति ऐसा करता तब भी आप यही खानदानी इज्जत की बात करते? आज से मेरा कोई ताऊ, कोई चाचा नहीं है। मेरा परिवार सिर्फ सानवी और मेरा बच्चा है। ताऊजी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। तभी रुक्मिणी अस्पताल पहुंची। वो घर से सानवी के कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेकर आई थी। रुक्मिणी के चेहरे पर गहरा खौफ था। उसने समीर को बताया कि समीर के जाते ही गायत्री देवी ने घर में तांडव मचा दिया था। उन्होंने रुक्मिणी का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने कोर्ट में मुंह खोला तो वे उसे शहर में कहीं भी काम करने लायक नहीं छोड़ेंगी और उसके गांव के घर को भी फंसा देंगी। समीर ने रुक्मिणी का हाथ थामकर उसे ढांढस बंधाया। रुक्मिणी काकी, आप डरो मत। आज से आप इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बड़ी माँ के समान है। गायत्री मल्होत्रा अब इस घर की मालकिन नहीं है। मैंने वहां नए सिक्योरिटी गार्ड्स भेज दिए हैं और उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवाने की अर्जी दे दी है। आप मेरे साथ ही अस्पताल में रहेंगी। दोपहर होते होते पट्रिशिया अस्पताल पहुंची। उसके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। समीर, स्थिति जटिल होती जा रही है। गायत्री मल्होत्रा ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके सानवी के माता पिता को डराना शुरू कर दिया है। उन्होंने सानवी के पिता को फोन करके कहा है कि अगर वे समीर का साथ देंगे तो वे पूरे शहर में सानवी के चरित्र पर ऐसे कीचड़ उछालेंगी कि सानवी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वे कह रही हैं कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कहेंगी कि सानवी का चरित्र खराब है। समीर का खून खौल उठा। चरित्र? सानवी जैसी पवित्र लड़की पर वो दाग लगाएंगी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी सत्ता बचा सके? हाँ समीर, उत्तर भारतीय समाज में महिला के चरित्र पर उंगली उठाना सबसे सस्ता और सबसे खतरनाक हथियार है। वे जानती है कि सानवी के पिता मध्यम वर्गीय और स्वाभिमानी इंसान है। वे इस बदनामी से डर जाएंगे। समीर ने तुरंत सानवी के कमरे की ओर गया। सानवी अब होश में थी, लेकिन उसकी आंखें पथराई हुई थी। समीर ने उसका हाथ थामा तो सानवी ने सिसकते हुए कहा, समीर, मेरे पापा का फोन आया था। वे बहुत डरे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि हमें केस वापस ले लेना चाहिए। माँ जी कह रही हैं कि वे मुझे और मेरे खानदान को समाज में जलील कर देंगी। समीर, मुझे बदनामी से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे पापा ये सदमा नहीं सह पाएंगे। समीर ने सानवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। सानवी, मेरी तरफ देखो। दुनिया क्या कहती है इससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम कौन हो और ये बच्चा मेरा है। गायत्री मल्होत्रा की ताकत सिर्फ उनका झूठ और दूसरों का डर है। अगर आज हम डर गए तो हम हार जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे माता पिता की इज्जत पर एक खरोंच भी नहीं आने दूंगी। सानवी को समीर की आंखों में वो आत्मविश्वास दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था।
उसी शाम पुलिस की एक महिला ऑफिसर अस्पताल पहुंची। उन्होंने सानवी का बयान दर्ज किया। सानवी ने कांपती आवाज में लेकिन पूरी सच्चाई के साथ पिछले 6 महीनों का वो काला सच बता दिया जिसे उसने अपने भीतर दफन कर रखा था। उसने बताया कि कैसे गायत्री ने उसे घंटों भूखा रखा, कैसे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और कैसे उस दिन उस पर जानलेवा हमला किया गया था। इधर गायत्री मल्होत्रा ने मैंशन के गेट के बाहर मीडिया की भीड़ इकट्ठा कर ली थी। वे कैमरों के सामने सफेद साड़ी में बैठकर फूट फूट कर रोने का नाटक कर रही थी। मेरा बेटा एक कलंक है, उसने एक मामूली लड़की के चक्कर में अपनी माँ को घर से बेदखल कर दिया है। सानवी ने उसे काला जादू करके वश में कर लिया है। वे लगातार सानवी के चरित्र पर गंदे लांछन लगा रही थी। टीवी पर यह सब देखकर समीर का हाथ रिमोट पर कसा हुआ था, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। उसने पैट्रिशिया से कहा, इनके हर शब्द को रिकॉर्ड करो, ये मानहानि के केस का सबसे बड़ा सबूत बनेगा। गायत्री मल्होत्रा ने खुद ही अपनी कब्र खोद ली है। अस्पताल की उस रात समीर सोया नहीं। वो सानवी के बेड के बगल में बैठा रहा, उसके हाथ को सहलाता रहा और अपने अजन्मे बच्चे की आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ गायत्री के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस पुरानी सड़ी गली मानसिकता के खिलाफ थी जो माँ के नाम पर अत्याचार को ढकने की कोशिश करती है। रात के करीब 2:30 बजे जब पूरा अस्पताल सो रहा था, सानवी को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मशीनों ने जोर जोर से अलार्म बजाना शुरू कर दिया। सानवी का चेहरा पसीने से भीग गया और वो दर्द से चीखने लगी। डॉक्टरों और नर्सों की एक पूरी टीम कमरे के अंदर दौड़ती हुई आई। समीर को कमरे से बाहर जाने को कहा गया। गलियारे की उन ठंडी रातों में समीर अकेला खड़ा होकर ओटी के बाहर की लाल लाइट को देख रहा था। उसे अपनी माँ की धमकियां याद आ रही थी और दूसरी तरफ सानवी की दर्द भरी चीखें। गायत्री की नफरत और सानवी का प्यार आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़े थे। समीर ने हाथ जोड़कर पहली बार सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना की, सब कुछ ले लो, पर मेरी सानवी और मेरे बच्चे को बचा लो। उत्तर भारत की उस कड़कड़ाती ठंड में समीर मल्होत्रा के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा था। क्या सानवी और उसका बच्चा इस नफरत के साए से बाहर निकल पाएंगे, या गायत्री की साजिश इस परिवार। अस्पताल की वो रात समीर के जीवन की सबसे लंबी और खौफनाक रात साबित हो रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल लाइट समीर की आंखों में किसी जलते हुए अंगारे की तरह चुभ रही थी। सानवी को अंदर गए हुए करीब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अंदर से कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी। समीर गलियारे में अकेला खड़ा था। उसके पैर कांप रहे थे और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसे रह रहकर गायत्री मल्होत्रा के वे शब्द याद आ रहे थे जिन्होंने घर में सानवी पर पानी फेंकते हुए कहे थे। एक तरफ उसकी वो माँ थी जिसे उसने 15 साल तक भगवान माना था, और दूसरी तरफ उसकी वो मासूम पत्नी थी जो उसके बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही थी। समीर को आज एहसास हुआ कि उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कितनी बड़ी गलती की थी। तभी समीर का फोन फिर से उसकी जेब में थरथराने लगा। स्क्रीन पर उसकी वकील पैट्रिशिया एंडरसन का नाम चमक रहा था। समीर ने कांपते हाथों से फोन उठाया। समीर, बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। गायत्री मल्होत्रा ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चल दी है। पैट्रिशिया की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने कोर्ट में एक इंटरिम स्टे की अर्जी डाली है। उनका दावा है कि मल्होत्रा मैंशन उनके पति की विरासत है और तुम उन्हें बेदखल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ संपत्ति हड़पने का झूठा काउंटर केस दर्ज करा दिया है। वे अब मीडिया के सामने खुद को एक बेसहारा मां के रूप में पेश कर रही हैं। समीर ने एक लंबी और बर्फीली सांस ली। पैट्रिशिया, उन्हें जो करना है करने दो। इस वक्त मेरे लिए सानवी और मेरा बच्चा दुनिया में सबसे ऊपर हैं। लेकिन याद रखना, गायत्री मल्होत्रा ने जो आग लगाई है उसी में वे खुद राख होंगी। क्या तुमने उन न्यूज़ चैनलों को नोटिस भेजा है जिन्होंने सानवी के चरित्र पर कीचड़ उछाला था? मैं चाहता हूं कि एक एक को कोर्ट में घसीटा जाए। हाँ समीर, नोटिस जा चुके हैं, लेकिन गायत्री ने अब एक और ओछा हथकंडा अपनाया है। उन्होंने सानवी के मायके के बाहर कुछ भाड़े के गुंडे भेज दिए हैं। वे लोग वहां हंगामा कर रहे हैं और सानवी के चरित्र के बारे में गंदे नारे लगा रहे हैं। तुम्हारे ससुर की तबीयत बिगड़ गई है, पैट्रिशिया ने बताया। ये सुनकर समीर के भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड को फोन किया और गरजते हुए निर्देश दिया, अभी के अभी सानवी के माता पिता के घर पहुंचो। वहां जितने भी गुंडे हैं उन्हें पुलिस के हवाले करो। अगर मेरे ससुर को एक खरोंच भी आई तो मैं पूरे शहर को हिला दूंगा।
समीर को समझ आ गया था कि गायत्री अब एक माँ नहीं बल्कि एक घायल और पागल हिंसक जानवर की तरह व्यवहार कर रही हैं। उन्हें अपनी सत्ता और अहंकार के जाने का इतना डर था कि वो किसी भी हद तक गिर सकती थीं। तभी ओटी का भारी दरवाजा खुला और मुख्य सर्जन बाहर आए। समीर उनकी ओर भागा। डॉक्टर, सानवी, मेरी सानवी ठीक है? डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया और गंभीर लहजे में कहा। समीर जी, स्थिति बहुत नाजुक थी। अत्यधिक तनाव की वजह से सानवी के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। हमने सानवी की जान तो बचा ली है, लेकिन बच्चा वो बहुत कमज़ोर है। 8वें महीने की शुरुआत में प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। वो अभी खुद सांस नहीं ले पा रहा है। हमने उसे नियोनेटल आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। समीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो एनआईसीयू की कांच वाली खिड़की के पास गया। वहां अंदर नीली रोशनी के बीच मशीनों से घिरा हुआ उसका छोटा सा बेटा लेटा हुआ था। समीर ने कांच पर अपना कांपता हाथ रखा और रोते हुए फुसफुसाया, बेटा, हिम्मत मत हारना। तेरी माँ ने तेरे लिए इस दुनिया के सबसे भयानक दर्द सहे हैं। तुझे उसके पास वापस जाना है। अगले दिन सुबह जब सानवी को थोड़ा होश आया तो उसके सूखे हुए होठों से जो पहला शब्द निकला वो था, मेरा बच्चा। समीर ने उसका हाथ चूमते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। सानवी, वो एक योद्धा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अभी नर्सरी में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी हमारे पास होगा। समीर ने उसे टूटने नहीं दिया। हालांकि सानवी उसकी आंखों की नमी समझ गई कि स्थिति सामान्य नहीं है। इसी बीच अस्पताल के मुख्य गेट पर भारी हंगामा शुरू हो गया। गायत्री मल्होत्रा वहां पहुंच गई थी। वे मीडिया के कैमरों के सामने छाती पीट पीट कर रोने का नाटक कर रही थी। मुझे मेरा पोता देखना है। ये समीर और उसकी वो जादूगरनी पत्नी मुझे अपने ही खानदान के वारिस से दूर रख रहे हैं। सानवी उस बच्चे को मारना चाहती है। अस्पताल के अंदर ये तमाशा सुनकर सानवी का ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ने लगा। अब समीर और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने रुक्मणी काकी को सानवी के पास छोड़ा और खुद नीचे गेट की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, कैमरों की लाइटें उस पर चमकने लगी। गायत्री ने समीर को देखते ही आवाज और ऊंची कर ली, देख लो लोगों, ये मेरा बेटा है जो आज मुझे अपने पोते की सूरत भी नहीं देखने दे रहा। समीर ने मीडिया के सामने हाथ जोड़े और गरजती हुई आवाज में कहा, आज मैं अपनी ममतामयी माँ का असली चेहरा दिखाने आया हूँ। इस औरत ने मेरी गर्भवती पत्नी को भूखा रखा, उससे पोंछा लगवाया और उसके पेट पर प्रहार किया ताकि मेरा बच्चा पैदा ना हो सके। मेरे पास इसकी मेडिकल रिपोर्ट है। झूठ, ये लड़का झूठ बोल रहा है, गायत्री चिल्लाई। नहीं मिसेस गायत्री, झूठ आप बोल रही हैं। मैंने घर में सानवी की सुरक्षा के लिए कुछ हिडन कैमरे लगवाए थे। अब आप खुद देखिए अपनी ममता का प्रमाण। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो प्ले हुआ, पूरी भीड़ सन रह गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि गायत्री सानवी का मुंह दबाकर उसे गालियां दे रही हैं और कह रही हैं कि ये बच्चा मेरा वारिस नहीं बनेगा। गायत्री का हिंसक और क्रूर चेहरा अब बेनकाब हो चुका था। उनके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। ये है आपके संस्कार गायत्री देवी? समीर ने कठोरता से पूछा। पुलिस स्टेशन में मेरा वकील खड़ा है और आपके खिलाफ हत्या के प्रयास का नया मामला दर्ज हो चुका है। जिस औरत ने उसे कोख में ही कुचलने की कोशिश की, उसे उस बच्चे की परछाई को छूने का भी हक नहीं है। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। समीर ने गायत्री के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का उल्लंघन का नया मामला दर्ज कराया। पुलिस ने गायत्री को हिरासत में ले लिया। जैसे ही पुलिस उन्हें ले जाने लगी, गायत्री चिल्ला रही थी, समीर, तू बर्बाद हो जाएगा। तू अपनी सगी माँ को जेल भेज रहा है। लेकिन इस बार समाज की सहानुभूति उनके साथ नहीं थी। सानवी के प्रति उनके अत्याचार के वीडियो ने लोगों की रूह कंपा दी थी। समीर वापस सानवी के कमरे में आया। वहां सानवी सो रही थी। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन ये ढलता हुआ सूरज उसे आश्वासन दे रहा था कि बुरा दौर बीत चुका है। गायत्री का अहंकार पूरी तरह विफल हो चुका था। रात के वक्त डॉक्टर ने खुशखबरी दी, समीर जी, बच्चे ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है। कल सुबह हम उसे वेंटिलेटर से हटा सकते हैं। समीर ने पहली बार चैन की सांस ली। मल्होत्रा मैंशन अब गायत्री के जहरीले साए से मुक्त हो चुका था। समीर ने सानवी का हाथ चूमते हुए धीरे से कहा, हमारी जीत हो गई सानवी, अब कोई भी साया हमारे बीच नहीं आएगा। उत्तर भारत की उस सर्द रात में समीर के दिल में अब एक नई और पवित्र गर्माहट थी। ये गर्माहट उस सच्चे प्यार और रक्षक होने के गर्व की थी जिसने एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। न्याय की दहलीज पर समीर और सानवी ने अपने नए जीवन का पहला कदम रखा था। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए समीर को आज आसमान का रंग बदला हुआ सा लग रहा था।
मल्होत्रा मैंशन की वो दम घोटू हवा, गायत्री देवी का वो भयानक साया और पिछले कई महीनों से सानवी की आंखों में जमा हुआ वो खौफ, आज सब कुछ धीरे धीरे छट रहा था। नियोनेटल आईसीयू से आई वो खबर समीर के कानों में किसी ईश्वरीय वरदान की तरह गूंज रही थी कि उनका बेटा अब बिना किसी वेंटिलेटर के खुद अपनी सांसें ले रहा है। डॉक्टरों ने उसे लड़ाकू बच्चा घोषित कर दिया था, जिसने अपनी मां की तरह ही मौत को मात दी थी। समीर ने अपनी आंखें मूंद ली और एक लंबी गहरी सांस ली। उसे आज महसूस हुआ कि असली आज़ादी क्या होती है, जो दौलत से नहीं बल्कि अपने परिवार के सुकून से मिलती है। इधर सानवी के कमरे में रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा उजली थी। सानवी बिस्तर पर बैठी थी, उसके चेहरे की वो पीली रंगत अब धीरे धीरे गुलाबी आभा में बदल रही थी। उसके बगल में रुक्मणी बैठी थी, जो सानवी को दलिया खिला रही थी और उसकी नजरें उतार रही थी। रुक्मणी का चेहरा आज गर्व से चमक रहा था। उसने न केवल अपनी बहू जैसी सानवी की जान बचाई थी, बल्कि एक अत्याचारी सत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस भी दिखाया था। समीर कमरे में दाखिल हुआ तो सानवी की नजरें उससे मिली। उन आंखों में अब शिकायत नहीं थी, बल्कि एक गहरा सम्मान और अटूट प्रेम था। सानवी जानती थी कि समीर ने अपनी मां के खिलाफ खड़े होकर उन सभी बेड़ियों को तोड़ दिया था जो अक्सर एक महिला की गरिमा से ऊपर खानदान की झूठी इज्जत को रखते हैं। समीर, क्या माजी को सजा मिलेगी? मुझे डर है कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर है और समाज हमेशा एक मां का ही पक्ष लेता है। समीर सानवी के पास बैठा और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। सानवी, ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं है, ये न्याय और अन्याय के बीच की कानूनी जंग है। पेट्रिसिया ने सारा इंतजाम कर लिया है। आज कोर्ट में अंतिम सुनवाई है। मैंने तय किया है कि मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा और गायत्री देवी के उस हर झूठ का पर्दाफाश करूंगा जिसे उन्होंने ममता का नाम देकर जहर की तरह इस्तेमाल किया था। तुम बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, क्योंकि कल हमें अपने बेटे को इस नर्क से दूर अपने नए घर ले जाना है। उसी दोपहर शहर की सत्र अदालत में भारी भीड़ जमा थी। उत्तर भारत के प्रतिष्ठित मल्होत्रा परिवार का मामला आज हर अखबार की सुर्खियों में था। गायत्री मल्होत्रा अपनी सफ़ेद बनारसी साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर कटघरे में खड़ी थी। उनके चेहरे पर अभी भी वो पुराना अहंकार और सत्ता का घमंड साफ दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका रसूख और समाज की मां के प्रति सहानुभूति उन्हें बचा लेगी। उनके वकील ने दलील देना शुरू किया। जज साहब, मेरी मुवक्किल एक बुजुर्ग महिला है। उन्होंने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी पूरी जवानी झोंक दी। ये मामला सिर्फ एक मामूली पारिवारिक मनमुटाव है, जिसे एक मामूली बहू ने संपत्ति हड़पने के लिए घरेलू हिंसा का रूप दे दिया है। भला एक माँ अपने ही पोते को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? तभी समीर की वकील पेट्रिशिया एंडरसन मजबूती से खड़ी हुई। उन्होंने जज के सामने वे मेडिकल रिपोर्ट्स और सानवी की कलाइयों की तस्वीरें पेश की, जो गायत्री की प्रताड़ना की मूक गवाही दे रही थी। जज साहब, हमारे पास केवल गवाह नहीं बल्कि डिजिटल सबूत भी हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। पेट्रिसिया ने वो पेन ड्राइव प्ले थी जिसमें समीर के द्वारा घर में लगवाए गए गुप्त कैमरों की फुटेज थी। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलना शुरू हुआ, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि गायत्री मल्होत्रा सानवी का मुंह दबाकर उसे गंदी गालियां दे रही हैं और उसे ठोकर मारते हुए कह रही हैं कि ये बच्चा कभी दुनिया नहीं देखेगा। गायत्री का वो हिंसक और क्रूर चेहरा देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। गायत्री के वकील के पास अब कहने को कोई शब्द नहीं बचा था। जज ने अपना चश्मा ठीक किया और गायत्री की ओर देखते हुए बहुत गंभीर स्वर में कहा, माँ का दर्जा इस सृष्टि में सबसे ऊपर होता है, लेकिन आपने उस पद की गरिमा को अपने अहंकार से मिट्टी में मिला दिया है। आपने न केवल एक निरीह महिला पर अत्याचार किया, बल्कि एक अजन्मे बच्चे की जान लेने का प्रयास किया जो आपके ही वंश का हिस्सा था। कोर्ट ने गायत्री मल्होत्रा को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और मल्होत्रा मैंशन से उनके सभी कानूनी अधिकारों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब गायत्री को पुलिस ले जाने लगी तो उनकी नजरें समीर से मिली। उन्होंने पूरी नफरत से चिल्लाकर कहा, समीर, तू पछताएगा। तू अपनी सगी माँ को जेल भेज रहा है। तुझे मेरा श्राप लगेगा। समीर ने शांत भाव से उनकी आंखों में देखा और जवाब दिया, मैंने अपनी माँ को जेल नहीं भेजा, मैंने एक अपराधी को सजा दिलवाई है। मेरी वो ममतामयी माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उन्होंने सानवी के पेट पर प्रहार किया था। आज मेरे मन में आपके लिए ना नफरत है ना दया। 1 हफ्ते बाद मल्होत्रा मैंशन की फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। समीर और सानवी अपने नन्हे बेटे को लेकर घर लौटे। घर के मुख्य द्वार पर रुक्मणी ने सानवी की आरती उतारी और उसका स्वागत एक नई बहू नहीं बल्कि घर की असली संरक्षिका के रूप में किया।
समीर ने घर के बगीचे में, जहां कभी गायत्री की सख्त हिदायतें और खौफ गूंजता था, वहां अब सानवी के लिए फूलों से सजा एक सुंदर झूला लगवाया था। सानवी ने अपने बेटे को सीने से लगाया और समीर की ओर देखा। समीर, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गहरे अंधेरे से निकलकर सूरज की रोशनी में आ गए हैं। समीर ने सानवी और अपने बेटे को अपनी बाहों में समेट लिया। हाँ सानवी, वो काली रात बीत चुकी है। अब इस घर की दीवारों में केवल तुम्हारी हंसी और हमारी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। मैंने मल्होत्रा ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा सानवी रिलीफ फंड के नाम कर दिया है, जो उन महिलाओं की मदद करेगा जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं और जिनके पास लड़ने का साहस नहीं है। हम अपनी खुशियों को समाज के हर उस कोने तक ले जाएंगे जहां अंधेरा है। उसी शाम सानवी के माता पिता भी वहां पहुंचे। सानवी के पिता ने समीर का हाथ पकड़कर भावुक होते हुए कहा, बेटा, तुमने आज सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, बल्कि समाज की उस दकियानूसी सोच को भी करारा जवाब दिया है जो अत्याचार को पारिवारिक परंपरा मानकर स्वीकार कर लेती है। हमें तुम पर गर्व है। समीर ने अपने ससुर के पैर छुए और उन्हें सम्मान के साथ घर के अंदर ले गए। रात के वक्त जब पूरा घर सो गया था, समीर और सानवी बैल्कनी में खड़े चांद को देख रहे थे। समीर ने सानवी से कहा, पता है सानवी, गायत्री देवी अक्सर कहती थी कि उन्होंने इस घर की नींव में अपनी जवानी और पसीना लगाया है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि घर की असली नींव ईंट पत्थर या संपत्ति से नहीं, बल्कि उस सम्मान और सुरक्षा से बनती है जो एक मर्द अपनी पत्नी और बच्चों को देता है। मैंने 15 साल केवल पैसा कमाने में लगाए, लेकिन असली सफलता मुझे तब मिली जब मैंने अपनी पत्नी की आंखों से डर को मिटाया। सानवी ने समीर के कंधे पर अपना सिर रख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे रक्षक हैं समीर, इस नए सवेरे के लिए शुक्रिया। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था और उसकी दूधिया रोशनी मल्होत्रा मैंशन को नहला रही थी। ये घर अब वास्तव में एक घर बन गया था, एक ऐसा घर जहां ममता का मतलब भय नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम था, जहां बहुएं डर के साए में नहीं बल्कि गर्व और अधिकार के साथ जीती थीं। समीर और सानवी का ये नया जीवन एक मिसाल था कि सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे सामने खड़ा शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। गायत्री मल्होत्रा अब जेल की काल कोठरी में अपने कर्मों का फल भुगत रही थी, लेकिन मल्होत्रा परिवार की कहानी में अब उनका नाम हमेशा के लिए मिट चुका था। समीर मल्होत्रा ने जो साम्राज्य खड़ा किया था, अब उसकी असली वारिस उसकी पत्नी की सादगी और उसका वो नन्हा बेटा था जो न्याय की दहलीज पर एक नई उम्मीद बनकर आया था। उत्तर भारत की उस शांत और शीतल रात में प्रेम, विश्वास और न्याय का एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा जा चुका था।